तो बिल्कुल जो न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल के लिए पढ़ा था वो इसके लिए होगा। एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो रिएक्टेंट पे अटैक करेगा और अटैक करके उसमें से कोई एटम या ग्रुप को निकालेगा और खुद उसकी जगह लग जाएगा। यही सब्स्टिट्यूशन होता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस माने पॉजिटिव चार्ज और फिलिक माने लविंग। तो पॉजिटिव चार्ज लविंग कौन होगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। यानी इस तरीके से हम लोग उसको शो करेंगे। ठीक है, कि जिसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर इसके एग्जाम्पल में क्या क्या हमने लिखवाया था? OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव या हेलोजन नेगेटिव कर दो और HOH वाटर, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है जो ये डोनेट कर सकता है नेगेटिव चार्ज, ये भी हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरीके का होता है। कहाँ लिख दें? यहीं लिख दें। ये दो तरीके का होता है। ये दो तरीके का होता है। एक को हम कहते हैं SN1, ठीक, और दूसरे को कहते हैं SN2। ठीक है, SN1 का मतलब क्या है? N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, फुल फॉर्म लिखिए इसकी। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन और 1 का मतलब, हाँ जी शुभी, 1 का मतलब किसी को पता है? यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर यानी एक मॉलिक्यूल इसके रिएक्शन में का जो मेन स्टेप होता है, जिसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। फुल फॉर्म लिख लीजिए इसकी भी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसके अंदर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, SN2 ये भी N से न्यूक्लियोफाइल, S से सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और 2 से बाई मॉलिक्यूलर। यानी इसके RDS में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं और SN1 में एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। क्लियर हुई बात ये मेरी? है? चलिए, तो देखिए अब SN1 रिएक्शन होता कैसे है, लिख लिया है तो ये सारे हेलो एल्केन्स शो करेंगे। देखिए ये मेरा आ गया हेलो एल्केन। हेलो एल्केन है, ये हेलोजन है और ये एल्केन है, एल्काइल ग्रुप, तो हेलो एल्केन हो गया। क्या होगा? कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये आ गया न्यूक्लियोफाइल। इधर ध्यान दो बेटा, हाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो देखिए SN1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या होगा इसके अंदर? मैकेनिज्म लिख रहा है।
इस न्यूक्लियोफाइल के इन्फ्लुएंस में ये हैलोजन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा, R+ यानी कार्बोकैटायन बन जाएगा, प्लस X नेगेटिव बन गया, ठीक है। अब अगला स्टेप भी समझ लीजिए, फिर एक साथ लिख लीजिए। अब ये कार्बोकैटायन बना है तो रीअरेंजमेंट होगा, अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसी के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, ठीक है। और अटैक करके क्या कर देगा, RNU, ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म आप लोग लिख डालिए फटाफट, मतलब ये पूरा होता है, और फिर उसके बाद हमारा जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बना। चलिए गुड, आगे देखते हैं। ये वाला जो पहला स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये हमारा है RDS स्टेप। फुल फॉर्म इसकी लिखी हुई होनी चाहिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बोलते रहिए मन मन में ताकि याद हो जाए। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या होता है, इसको क्या फील किया जाए, कैसे फील किया जाए। तो देखो, इसको फील करने के लिए आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ 2 मिनट में, ठीक है। तो RDS समझ में आ गया, इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम जानते ही हैं। जल्दी से शीजान बताओ, कौन सा कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होता है। टर्शियरी सबसे स्टेबल होता है, क्यों, इसको लगी हुई है 3 रोटी की, तो 3 रोटी खिलाने वाले इसके पास मौजूद है, तीनों एल्काइल ग्रुप। और ये इफेक्ट कौन सा होता है, पॉजिटिव आई इफेक्ट, जो बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर किया जाता है, उसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, और देने को पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। हमने पिछले लेक्चर में मीजोमैनिक इफेक्ट पढ़ा था, उसमें भी 2 था, प्लस है माइनस है। वहां पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के थ्रू नहीं, वहां पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था। यहाँ पे तो थोड़ा सा खाली शिफ्ट कर दिया जा रहा है, चल तू भी कर ले कुछ काम, चल रहा। ये क्या है, टर्शियरी। तो इसको 3 रोटी की भूख लगी थी, तीनों मिल रही है खाने को, तो ये स्टेबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर अब आ गया सेकेंडरी, 2 ही मिथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो 3 की भूख थी, 2 ही मिल रही है, तो स्टेबल कम होगा, ये सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी, भूख 3 की थी और 1 ही मिल रही है, बाकी सब हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये और भी कम स्टेबल हो जाएगा। अब इतना टाइम नहीं कि मैं इतनी बार 5 मिनट ऐसे लिखने में लग गया। तुमने कसम खा रखी है घर जाके पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, और समझ रहे हो बिना लिखे ऑर्गेनिक याद हो जाएगी, इम्पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन भी नहीं घुमा पाओगे, जाना होगा कहीं पे, भेज दोगे कहीं पे, जब तक लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे। चलो, तो ये हो गया टर्शियरी, तो इसलिए यहां से मैं क्लियर कट कह सकता हूं, कार्बोकैटायन टर्शियरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी वाला उससे कम, प्राइमरी वाला उससे कम। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा एल्काइल हैलाइड, इधर देखो ध्यान से, ऐसा एल्काइल हैलाइड जिससे टर्शियरी वाला कार्बोकैटायन बन रहा होगा, वो रिएक्शन फास्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल बन रहा है, कहेगा वो जल्दी बन। लेकिन जो सेकेंडरी वाला बना रहा होगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और जो प्राइमरी वाला बना रहा होगा उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। आई बात समझ में? हाँ, तो ये सब बना लिया है, लिख लिया है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ SN1 रिएक्शन, यही जो बातें बताई यही पॉइंट लिखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SN1 रिएक्शन। पहला पॉइंट, इट इज ए 2 स्टेप,
प्रोसेस। पहला पॉइंट क्या है, इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस। दूसरा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तीसरा, रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction is directly proportional to only alkyl halide की concentration। एक मॉलिक्यूल पे से डिपेंड कर रहा है। कौन सा? एल्काइल हैलाइड। आपने कौन सा यूज किया इस पे? न्यूक्लियोफाइल भी तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका नंबर तो यहाँ पे आता है, ठीक है ना। पहले कार्बोकैटायन बन रहा है, तो भैया पहले ये होगा तब ये होगा ना, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए सिर्फ क्योंकि एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए तो ये कौन सा है? यूनिमॉलिक्यूल, ठीक है। हाँ, ये यूनिमॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि सिर्फ एक। ऐसे ही लिख लो, ये काइनेटिक्स में हम लोग करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड और उसकी पावर 1 और इनटू, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ ऐसे, एल्काइल हैलाइड की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 0। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एक और चीज पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या पॉइंट हो गए? 3 4 3 के अंदर याद है। हाँ, और एक और पॉइंट लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन उस पे भी तो डिपेंड करेगा, हैलोजन पे। अगर आयोडीन होगा तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ब्रोमीन होगा तो उससे लेट, और क्लोरीन होगा तो उससे लेट, फ्लोरीन होगा तो और लेट। क्लियर? क्योंकि बॉन्ड आयोडीन वाला आसानी से टूट जाता है, वीक होता है। अच्छा, इस रिएक्शन की ये जो आपने लिखा है, इससे हमें पता चल रहा है क्या कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जो पावर होती है ना, ये ऑर्डर के बारे में बताती है। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। ये भी लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 1। ओके। दूसरा चीज होती है मॉलिक्यूलैरिटी। वो क्या होती है? वो कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखो, सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, आरएक्स न्यूक्लियोफाइल कर नहीं रहा है, तो मॉलिक्यूलरिटी भी इसकी क्या है? 1, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर भी 1 है, मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है। चलिए, तो एक आध दो एग्जांपल कर लेते हैं इसके। मान लीजिए ये है CH3 CH3 CH2 Cl, ठीक है। इसके लिए जो न्यूक्लियोफाइल हमने यूज किया वो किया वाटर एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल।
और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर होता है, ठीक है। दूसरे इसको एक नाम दिया होता है, उसको कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। एक तो सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है, ठीक है। दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल होता है HOH, पोलर मॉलिक्यूल है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। पोलर हो गया। प्रोटिक क्यों लगा, क्योंकि ये प्रोटॉन रिलीज करता है अपने अंदर से, क्या करता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो प्रोटॉन रिलीज करता है, इसलिए ऐसे सॉल्वेंट जो प्रोटॉन रिलीज करते हैं उनको पोलर प्रोटिक कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखिए क्या होगा, स्टेप वही सारे लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो बना दिए CH3 CH CH3 CH2+, ठीक है, और -Cl नेगेटिव, ये निकल गया। ओके, क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, ये देखो प्राइमरी है ये सब उसका है, और अगर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं तो क्या बन जाएगा, CH3 C+ चार्ज यहाँ आ जाएगा, CH3 प्राइमरी से सीधा क्या बन गया, टर्शियरी बन गया। हाँ जी, प्राइमरी से सीधा टर्शियरी बन गया, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट वाटर H2O आएगा और ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। और जब इस पे अटैक करेगा तो क्या बना देगा, CH3 OH। ये ऐसा करता हूँ, चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। क्यों आएगा प्लस चार्ज, इसलिए कि कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसका मतलब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में डाल देगा, तो ये जब यहाँ चला जाएगा तो ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और लेने के बाद क्या कर देगा, अपने अंदर से एक H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, तो ये बन जाएगा COH CH3 CH3 CH3, ये हो, ठीक है। नाम बताओ इसका क्या होगा, वन डाइमिथाइल इथेनॉल, हाँ, 1 डाइमिथाइल इथेनॉल, मिथाइल 1 डाइमिथाइल इथेनॉल। और बताओ, हाँ ये नाम बताओ जल्दी से। कितने कार्बन की चेन है, ये 3 कार्बन की चेन है, 2 पे लगा हुआ है, 1 पे कहाँ लगा, बोलिए। हाँ, अलग कर दिया मैंने, ऐसे काउंट क्यों, लॉन्गेस्ट चेन करना है। हाँ, पहला लॉन्गेस्ट चेन हो गया ना, तो ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, ऐसे समझिए, ऐसे लगा हुआ है OH CH3, ये हो गई चेन, तो किधर से गिनती करेंगे, या तो इधर से या इधर से, तो हर उसी में से सेम नंबर आ रहा है, तो क्या हो गया, 2 मिथाइल और प्रोपेन 2 ऑल, ये नाम हो गया। चलिए, तो एक और रख करके दिखाइए, ये पॉइंट सारे लिख लिए, अब हम SN2 का भी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे आगे। SN2 लिखिए,
तो SN2 का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और 2 का मतलब बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर। देखिए इसमें क्या होता है, RX ये लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज और लिख सकते हैं, ये जो होता है ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। इस वाले रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं SN1 के अंदर, और SN2 के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है जी, क्लियर। अब देखिए इसमें कैसे रिएक्शन होता है। इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल आकर के जिधर ये हैलोजन लगा हुआ है उसके बैक साइड से अटैक करता है कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो जब ये अटैक करेगा पीछे से आकर के, तो देखिए क्या होगा, ऐसे लगा देता हूँ एरो, यहां से आके अटैक कर रहा है, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटना हैलोजन वाला शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल वाला बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम दिखा देंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल लग गया R और X नेगेटिव निकल गया, तो ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये 2 स्टेप में हो रहा है रिएक्शन, 1 स्टेप में हो रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट, हाँ, ट्रांजिशन स्टेट कोई स्टेट नहीं है, वो तो समझाने के लिए। तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, डायरेक्ट समझ लो, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके अंदर भी क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही है, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेप है तो यही रेट डिटरमाइनिंग है, यही सब कुछ है, ठीक। तीसरा, रेट ऑफ रिएक्शन इसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल्काइल हैलाइड की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 1, दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। ऐसा नहीं हुआ कि एक ने अपना पहले कुछ कार्यक्रम कर लिया फिर दूसरा आया अटैक करने के लिए, यहाँ पे दोनों ने मिल करके कार्यक्रम किया है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है और हैलोजन अब निकल रहा है, धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन रहा है कार्बन के साथ और हैलोजन का ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है, इस रिएक्शन का ऑर्डर, ये जो पावर होती है ऑर्डर के लिए ये ऐड हो जाती है, तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है, ये मॉलिक्यूलैरिटी जो अंदर मॉलिक्यूल है वो ऐड कर देते हैं, तो ये भी 1 + 1 2 हो गया, ठीक है।
क्या यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट होगा? नो कार्बोकैटायन, देयरफॉर नो रीअरेंजमेंट। यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। नो कार्बोकैटायन, देयरफॉर नो रीअरेंजमेंट। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन और किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन Rx, इसी पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेते हैं, वो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, ये भी लिख लो अलग से पॉइंट बना के, न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। तो जैसे OH नेगेटिव वगैरह यहाँ पे अटैक करेगा, उसी का स्पेशली एग्जांपल हम लोगों के यहाँ है। OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन सा है? OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग वाला, Cn नेगेटिव। ओके, तो इसमें देखो रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के लिए, कौन सा एल्काइल हैलाइड फास्ट रिएक्शन देगा? तो एक तो कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है, वो कार्बन जैसे था टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो यहाँ पर जो होगा वो प्राइमरी वाला फास्ट देगा, सेकेंडरी वाला उससे स्लो, और टर्शरी वाला उससे भी स्लो देगा। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ऐसे नंबर। ठीक है, क्यों हो गया उल्टा? देखिए, ये हो गया। तो ये देखिए लास्ट पॉइंट, स्टेरिक हिंड्रेंस। OH नेगेटिव मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर रहा है, तो कहाँ पे ज्यादा अच्छा अटैक करेगा? यहाँ पे बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ भी लगे हुए हैं, यहाँ भी लगे हुए हैं, जगह ही नहीं है अटैक करने की। सामने से जा नहीं सकता, क्या रिपल्शन होगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन करना। तो ये कहाँ से अटैक करेगा? पीछे से करेगा। पीछे से किधर से करेगा अटैक? बैक साइड से अटैक फ्रॉम बिहाइंड। ये कमर में छुरा भोगता है, सामने से नहीं लड़ता है। ठीक है, हाँ। तो ये पीछे से अटैक करेगा। अब यहाँ पे 3-3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये इतना बड़ा, ये पता नहीं कितने बड़े बड़े हैं, जगह ही नहीं है पीछे से अटैक करने के लिए, इसलिए टर्शरी वाले का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम था। ठीक है, यहाँ कार्बोकैटायन थोड़ी बनाना है। और सेकेंडरी वाले में थोड़ी सी गुंजाइश बच गई, हाइड्रोजन एक लगा हुआ था, तो ये उससे फास्ट हो जाएगा। और प्राइमरी वाले में काफी जगह है, तो इसलिए ये सबसे फास्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? और अगर मिथाइल होता, तीनों ही हाइड्रोजन होते, तो क्या कहने थे, फिर तो रिएक्शन कूद कूद के होगा। ठीक है, हाँ। तो ऑर्डर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन का बोलो जल्दी से, क्या आया? प्राइमरी सबसे ज्यादा, बल्कि इससे भी ज्यादा किसका था? मिथाइल का। मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। ओके, सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स बता दीजिए। बस 2 बताया, वही काफी है। ठीक है, और वीक में वो हो गया आपका पानी, एक अल्कोहल लिख लीजिए। और स्ट्रॉन्ग में कौन सा था? अभी तो बताया, ये रहा, जो OH नेगेटिव थे, जो Cn नेगेटिव है, KOH, NaOH, KCN,
NaCN, सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। क्लियर हो गई ये कहानी भी, मॉलिक्यूलरिटी। तो ये ऑर्डर किसकी वजह से आया, इसके लिए आगे स्टार 2 बना करके लिख लेना। इसकी वजह से आया स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से आया। चलिए अब देखो एक रिएक्शन देता हूँ, आप लोग करिए। इसमें सारे रिएक्शन भी कवर हो जाएंगे। चलो हाँ जी, चलिए 1 2 3 1 2 3 4 Cl, ठीक है। वन 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम लेंगे एक्वस KOH, एल्कोहलिक ले लिया तो क्या बन जाएगा, बोलो बोल गए, एल्कीन बन जाएगा। यस, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन। इसलिए देखो एल्कोहलिक अब नहीं लिया है, अब क्या लिया है, एक्वस लिया है, पानी वाला लिया है, ठीक है। इसका रिएक्शन कराओ और कौन सा बनेगा मैकेनिज्म भी लिखना, SN1 बनेगा, SN2 बनेगा। तो ये हो गया दूसरा AgNO2। ठीक है, करिए। AgCN, KNO2। ठीक, चलिए बनाइए। तो देखिए ये OH नेगेटिव देगा तो क्या बन जाएगा, SN2 रिएक्शन देगा। क्यों, क्योंकि OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। लिखिए Cl हटाया, OH बनाया, बस। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसलिए SN2 मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे आइए, ये भी NO2 नेगेटिव है तो क्या लग जाएगा, 1 2 3 4 और NO2 लग गया, Cl हटा, NO2 लग गया।
ये भी SN2 है क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। सर न्यूक्लियोफाइल तो पीछे से अटैक कर रहे हैं, जो पहले से हमारे पास एक मतलब एनायन है लगा हुआ, उससे हमने हाइड्रोजन ले लिया, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर तो क्या पूछे हाइड्रोजन कहाँ जाएगा इसका, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव मतलब सेम रहेगा, ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा। तो पीछे से अटैक किसमें करेगा? यहाँ पे इस वाले पे कर दूंगा, हटा ये रहा है, सब्स्टिट्यूशन इसका हो रहा है, अटैक इसको करेगा। प्लीज देखो भाई, देखो जादू देखो कार्बन इसको बना रहा हूं मैं, ये हो गया मेरा Cl, ये हो गया, इस पे कितने का हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 2, ठीक है। हाँ, एक हाइड्रोजन, ये एक कार्बन वाली चेन है, वो कितनी लगी है? 3 कार्बन की, C3H7 और एक हाइड्रोजन। इस तरीके से है ये मॉलिक्यूल। और जो न्यूक्लियोफाइल आकर के, चाहे वो NO2 नेगेटिव हो, चाहे वो OH नेगेटिव हो, चाहे वो Cl नेगेटिव हो, तीनों कहाँ अटैक कर रहे हैं? इस वाले कार्बन पे। भाई साहब इस पे मत अटैक करा देना, इस वाले पे इसका सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं ना, क्लोरीन का, हेलोजन का। प्लीज टेक केयर। हो गया? जरा भी कंफ्यूजन हो तो पूछो। ठीक है, अब देखो यही रिएक्शन मैं यहां पर करा रहा हूं। अच्छा, KgCl NO2 KNO2, अच्छा KCl नहीं लिखा, KCl। देखो अब खास बात ध्यान से देखना, हाँ ध्यान से देखिए प्लीज। इस वाले मॉलिक्यूल का मैं स्ट्रक्चर लिखने जा रहा हूं। यह है K+O- N+O, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसका? KNO2 का। ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर है? आयनिक है। ठीक, और पोटेशियम जो है पानी में जैसे ही जाएगा क्या हो जाएगा? ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा, और जब ये आयंस में ब्रेक होगा तो ये वाला जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये आकर के न्यूक्लियोफाइल बन करके ऑक्सीजन ही यहाँ पे अटैक करेगा। इसका जो स्ट्रक्चर मैं जोड़ रहा हूं N से, लेकिन बनेगा किससे बॉन्ड? O से बनेगा। N से दिखा रहा हूं लेकिन किससे बना हुआ? O से बनेगा। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है इसलिए ऐसे लिख दिया है। अब यहां पे देखिए, जब AgNO3 से इसने रिएक्शन किया तो ये कैसे बनाएगा? C C C C, ठीक है, और ये N से इस बार ऑक्सीजन से यहां पे बॉन्ड बना था, इसको बना ही दूं। चलिए 1 2 3 4 ऑक्सीजन N+O, ऐसे बनाएगा। ठीक है, बनाइए इसको। और यहां पर देखिए ये बना है ऐसे। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि सिल्वर का जब आप देखेंगे स्ट्रक्चर तो ये वाला बॉन्ड जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है?
कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर ये बॉन्ड क्या था? आयनिक था। कोवेलेंट बॉन्ड देर में टूटता है, आयनिक बॉन्ड पानी में फौरन जाकर के टूट जाता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये O नेगेटिव जो है वो अवेलेबल था, इसलिए डायरेक्ट इसने अटैक कर दिया। यहां पर ये टूटा ही नहीं, इसको टूटने में लग रहा था टाइम, तो सॉल्यूशन में ये नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लोन पेयर वो अवेलेबल थे, समझ रहे हैं? तो क्या किया इन्होंने आकर के डायरेक्ट अटैक कर दिया यहां पर पीछे से। ठीक, इस वजह से नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बना। ठीक है, तो यहां पर कौन सा बना? नाइट्रो कंपाउंड बना। कौन सा बना? नाइट्रो कंपाउंड, ब्यूट है, नाइट्रो ब्यूटेन इसका नाम हो गया। ठीक है, लेकिन इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा आइसो नाइट्रो ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा आइसो नाइट्रो ब्यूटेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जो सिल्वर मेटल है, और ये भी मैंने अच्छे से कराया था बॉन्डिंग के अंदर, फैजान रूल जब पढ़ाया था, इसकी पोलराइजिंग पावर सिल्वर की बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ बहुत ज्यादा पोलराइज कर लेता है, तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे बढ़ जाता है। बॉन्डिंग में याद आया, कोवेलेंट कैरेक्टर वगैरह की बात हुई थी, फैजान रूल की बात हुई थी, तो उसी वजह से ये कोवेलेंट होता है। ठीक, यहां पर आयनिक रहता है, तो यहीं से ब्रेक हुआ, यहीं से लग गया। ये ब्रेक ही नहीं हो पाता है तब तक, तो ये जाकर के अटैक कर लेता है। ठीक है, तो यही सेम फॉर्मूला यहां पर होने वाला है। ये देखिए, ये आयनिक होगा तो ये कैसे लग जाएगा? ये ऐसे लगेगा 1 2 3 4, और यहां से C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये क्या हो जाएगा? ये साइनाइड हो जाएगा, ब्यूटेन साइनाइड। वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन नाइट्राइल। इसको नाइट्राइल कहते हैं ना, अगर N हाँ, ये पेंटेन 5 कार्बन हो जाएंगे, इसको इंक्लूड कर लेंगे तो पेंटेन नाइट्राइल हो गया। 4 वहां से मिले, 1 यहां से मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी, AgC ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये वाला बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड ये ब्रेक ही नहीं हो पाया, यहाँ पे ब्रेक हो गया क्योंकि आयनिक था, तो ये टूट नहीं पाया कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आए और ये जाकर के अटैक करे। उससे पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर ने कहा भाई मैं खाली बैठा हूं, चलो मैं ही अटैक कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे अटैक किसकी तरफ से होगा? यहाँ अटैक होगा N की तरफ से। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोनाइट्राइल। ठीक है, इसको बोलते हैं साइनाइड, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट करके इसको लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा SN1 SN2 मैकेनिज्म खत्म हो गया। इसके कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिए आप, फिर कल हम करेंगे, हम कल कुछ करेंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कायरल कार्बन के बारे में थोड़ा सा कल डिस्कस करेंगे।